नमस्कार। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर नए रंग, नए जोश और नए तेवर के साथ देश दुनिया की 24 बड़ी खबरें लेकर तैयार हैं हमारे 24 रिपोर्टर्स। सबसे पहले आज की 4 बड़ी खबरें। संवाददाता जितेंद्र दीक्षित के साथ देखेंगे मोदी का महंगाई का रंट, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। संवाददाता प्रतिमा मिश्रा के साथ देखेंगे महंगाई का डबल अटैक, देश के कई शहरों में प्याज के दाम बढ़े। संवाददाता गणेश ठाकुर हमें बताएंगे प्रीति जिंटा ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और नेस वाडिया के खिलाफ नए सबूत सौंपे। और संवाददाता नीरज राजपूत के साथ देखेंगे अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान और इसके गवाह बने प्रधानमंत्री मोदी। आगे सबसे बड़ी खबर, मोदी आए महंगाई लाए। मोदी सरकार में महंगाई का एक और करंट, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। इराक संकट की वजह से महंगा हुआ तेल। जिस महंगाई के मुद्दे पर मोदी ने लोगों से वोट मांगे, वही महंगाई उनकी सरकार में और ऊपर जा रही है। आधी रात से पेट्रोल 1 रुपया 69 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 73 रुपए 25 पैसे में मिलेगा। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 81 रुपए 85 पैसे होगी। कोलकाता में 81 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। लखनऊ में 80 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हुआ। पटना में अब 1 लीटर पेट्रोल 80 रुपए 29 पैसे में मिलेगा। तेल के दाम बढ़ने के पीछे कच्चे तेल के दाम बढ़ने का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या ऐसे ही अच्छे दिन लाने का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था? जो डीजल और तेल के दाम बढ़ाए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छे दिनों की परिभाषा है, उसका परिणाम है। देखिए, आप जो चीज मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए जो चीज आपके हाथ की बात नहीं है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? ठीक। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज रात से वृद्धि हो जाएगी, जिसके चलते महंगाई की मार जो है वो दोहरी हो जाएगी आम जनता पर। पेट्रोल के दामों में 1 रुपये 69 पैसे की वृद्धि की गई है, जबकि डीजल के दाम 50 पैसे बढ़ाए गए हैं और ये वृद्धि जो है वो आज रात से लागू हो जाएगी। अगर वैट भी जोड़ दिया जाए तो पेट्रोल के दाम जो हैं वो तकरीबन 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर हम खड़े हैं जहाँ पे लोगों को फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है, हालांकि इनसे जानते हैं। सर ये बताइए, अब जब पेट्रोल के दाम तकरीबन 2 रुपए वैट जोड़कर बढ़ जाएंगे, कैसे फर्क पड़ेगा हम लोगों पर? मैडम, मेरा तो मानना ये है कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लोग इस महंगाई कर रहे हैं, जो ये शराब के रेट बढ़ रहे हैं, लोग पी रहे हैं ना, किसी ने मना तो नहीं किया ना। अगर 2 रुपये 8 रुपये 5 रुपये 2 रुपये 1 पैसा अगर प्याज पे आलू बढ़ गया, क्या फायदा आ गई है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि ना, फैमिली मेंटेन करने के लिए अपने ना बाइक तो अब चलानी है, गाड़ी तो चलानी है, गाड़ी के बिना इसके बिना तो लाइफ चल ही नहीं सकती है। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में कम होते हैं तो ये डाउन क्यों नहीं करते हैं? आज ही जो है एक निर्णय आया है जिसमें बताया गया है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो है फिर से बढ़ गए। डीजल के 50 पैसे से बढ़ गए और पेट्रोल के जो है वो 1 रुपये 69 पैसे से बढ़ गए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। बताइए, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं ऐसा कहा जा रहा है, आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या लगता है कब आएंगे अच्छे दिन? अभी जो नई सरकार आई थी उन्होंने खूब हमें आश्वासन दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। अभी उनका ये कहना है कि जो पिछले लोगों ने जो किया हुआ हम उसी चीज़ को फॉलोअप कर रहे हैं। बट अभी ये सारे लोग इस तरह से कहेंगे तो हम जनता, जो कॉमन आदमी है, वो लोग क्या करेगा? वो किसके पर ब्लेम करना चाहिए? इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ सेक्टर 27 में और ये है यहाँ का पेट्रोल पंप। एक बार फिर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी आई है। 1 रुपया 69 पैसे महंगा हो चुका है पेट्रोल। चंडीगढ़ में पहले 72 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिलता था, लेकिन अब 74 रुपए 24 पैसे का मिला करेगा, क्योंकि 1 रुपये 69 पैसे की बढ़ोतरी आई है। इसके साथ ही डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी आई है। 50 पैसे महंगा हुआ है डीजल। 58 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर में डीजल मिलता था चंडीगढ़ में, लेकिन अब महंगा होकर 58 रुपए 90 पैसे से ज्यादा में मिलेगा डीजल। कारणों की अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बढ़े हैं। $4 प्रति बैरल महंगा हुआ है तेल। एक बार फिर रुला रही है प्याज। अगर बात करें प्याज के दामों की तो लगातार बढ़ते हुए दाम जो है आम आदमी को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं ओखला सब्जी मंडी में, जो बता दें आपको होलसेल मार्केट है। 25 रुपए किलो से 28 रुपए, अच्छी प्याज का 28 रुपए किलो दाम है थोक मंडी का जी। और जो छोटी प्याज है वो बिक रही है 15-16 रुपए किलो, बेकार है गिल्ली। महंगाई तो मैडम होगी। जो भाड़ा 4000 रुपए का है वो आज 6000 रुपए ले रहा है
तो महंगाई क्यों नहीं होगी? अभी तो अगर जब स्टॉक वाली प्याज आ जाएगी तो और भी महंगी होगी। जो पिछले हफ्ते तक 18-20 रुपए प्रति किलो थोक मंडी का भाव था, वो आज 28 पहुंच गया। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी कितना परेशान हो रहा है। दिल्ली में प्याज के साथ ही बढ़े दूसरी सब्जियों के भी दाम। आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और बढ़ने की आशंका। दिल्ली वालों पर सब्जियों के बड़े दाम भारी पड़ने वाले हैं। एक हफ्ते में सब्जियों के थोक भाव में भारी उछाल आया है। 18 रुपए किलो तक मिल रहा आलू 24 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं गोभी भी 40 रुपए किलो से बढ़कर 60 रुपए किलो तक हो गई है। 8 रुपए किलो के दाम पर बिक रहा बैंगन अब 20 रुपए किलो तक हो गया है। भिंडी के थोक भाव भी 5 रुपए से बढ़कर 15 रुपए किलो तक हो गए हैं। टमाटर 3 रुपए किलो की बजाय 7 रुपए किलो तक बिक रहा है। व्यापारी बढ़ते माल भाड़े को भी सब्जियों के बढ़ते हुए दामों का जिम्मेदार बता रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, पंजाब में भी प्याज के बढ़ते भाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। चंडीगढ़ के थोक सब्जी मंडियों में प्याज के दाम अचानक 7 से 8 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। चंडीगढ़ के थोक सब्जी मंडियों में प्याज के दाम अचानक बढ़कर 22 से 23 रुपए प्रति किलो हो गए हैं, जबकि पिछले सप्ताह थोक भाव 17 से 18 रुपए किलो था। इसकी वजह नासिक से प्याज की सप्लाई का कम होना है। व्यापारियों का कहना है कि समय पर राजस्थानी प्याज मंडियों में नहीं पहुंचा तो प्याज के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। प्याज का थोक भाव बढ़ने से लोगों तक पहुंचने वाला प्याज और महंगा हो जाएगा। प्याज और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने बोला है बीजेपी पर हमला। कांग्रेस ने पूछा है कि बीजेपी जवाब दे कि अब किसकी नीतियां गृहिणियों को रुला रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये सदा कहना रहा था जब वो विपक्ष में थे कि कांग्रेस की नीतियों के कारण गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। अब तो वो आंसू बहने और तेज हो गए हैं जब किसी भी घर में प्याज कटता है, और वो आंसू प्याज के कारण नहीं बह रहे हैं, वो बढ़ी हुई कीमतों के कारण बह रहे हैं। बीजेपी ने तर्क दिया था कि जमाखोरों की वजह से कीमतें बढ़ रही है। कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर बीजेपी की सरकार जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। प्याज की प्रोडक्शन 16 लाख टन रहने की उम्मीद है। प्रोडक्शन में कहीं कोई कमी नहीं है। ये एक पैनिक फैलाया जा रहा है बाजार में कि शायद कमजोर मानसून की वजह से प्याज की प्रोडक्शन कम होगी। राज्य सरकार को बता दिया गया है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो भंडारण कर रहे हैं और जो मार्केट में इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। सरकार कहती है कि कच्चा तेल $106 से बढ़कर $110 प्रति बैरल हो गया है, इसलिए तेल महंगा हुआ। लेकिन जनता पूछ रही है कि सब्जियां क्यों महंगी हो रही हैं। महंगाई की खबरों से आगे बढ़ते हैं। अगली खबर में देखिए, प्रीति जिंटा ने पुलिस को दिए नेस वाडिया के खिलाफ और सबूत। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। प्रीति ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को नेस वाडिया के खिलाफ नए सबूत दिए। पुलिस सभी गवाहों के बयान के बाद नेस वाडिया से पूछताछ करेगी। मुंबई पुलिस मुख्यालय में प्रीति जिंटा ने पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को नेस वाडिया के खिलाफ कुछ और सबूत दिए हैं। अपनी नई अर्जी में प्रीति जिंटा ने कुछ नए गवाहों के नाम भी बताए हैं। प्रीति ने पुलिस से विदेश जाने की इजाजत भी मांगी है, जो उन्हें मिल गई है। इस बीच मुंबई पुलिस को प्रीति नेस विवाद में 2 विदेशी गवाहों के बयान भी ईमेल के जरिए मिल गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वो सारे गवाहों के बयानों के बाद ही नेस वाडिया को पूछताछ के लिए बुलाएंगे। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा ने पूर्व दोस्त और उद्योगपति नेस वाडिया पर छेड़छाड़ और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। उस्ताद अमजद अली खान का सरोद गायब हो गया है। लंदन से दिल्ली आते वक्त ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से ये सरोद गायब हुआ। 28 जून को लंदन में परफॉर्मेंस के बाद लौट रहे अमजद अली खान का सरोद दिल्ली उतरने के बाद नहीं मिला। ये एक इग्नोरेंस है, एक उनका इर्रिस्पॉन्सिबल तरीका है ब्रिटिश एयरवेज का कि जब हमने ओवरसाइज बैगेज में एक इंस्ट्रूमेंट दिया है आपको, तो आप उसको ध्यान रखिए। अमजद अली खान ने ब्रिटिश एयरलाइन से शिकायत भी की है, लेकिन उन्हें अभी तक सरोद नहीं मिला है। उस्ताद अमजद अली खान का सरोद गायब होने पर हमें खेद है। हीथ्रो एयरपोर्ट में बैगेज सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से ये परेशानी हुई है। हम जल्द से जल्द सरोद मंगवाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और ये देखिए गाड़ियां, ये मीडिया की गाड़ियां जिसको भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तोड़ रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के किस तरीके से यहाँ पिटाई जारी है, देखिए कितने लोगों को चोटें आई है, इन्हें रोक करके इस तरीके से मारा पीटा गया। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
पूरे धुआं ही धुआं है, आंसू गैस के गोले। ये पुलिस की घेराबंदी है। जिस तरीके से आज अंदर विधानसभा की बैठक चल रही है और बाहर इस तरीके से एक तरफ पुलिस वाले हैं, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पथराव जारी है और पानी के फव्वारे भी छोड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से यूपी में कानून, देखिए कई लोगों को चोटें भी आई हैं, घायल भी हुए हैं यहाँ पर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद तपस पाल के बयान पर बवाल। तपस ने हत्या और रेप की धमकी दी थी। पश्चिम बंगाल के नादिया में 15 जून को तपस पाल ने एक शोक सभा के दौरान सीपीएम कार्यकर्ताओं को हत्या और बलात्कार की खुली धमकी दे डाली। तपस यहां तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या पर विरोध जताने पहुंचे थे। যদি কোনো বিরোধী আজকে তৃণমূলের কোনো মেয়ে, কোনো বাপ, কোনো বাচ্চার গায়ে হাত দেয়, তাদের পুষ্টিকে আমি যা তা করে চলে যাবো। আমার ছেলেদের ঢুকিয়ে দেবো, রেপ করে চলে যাবো, রেপ করে চলে যাবো। ममता बनर्जी क्या इस मेंबर पार्लियामेंट का एक्सप्लेनेशन कॉल करके उसको पार्टी से निकालते हैं? दूसरा, क्या अपनी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने देंगे और उनको गिरफ्तार होने देंगे कि नहीं? ये है उनका टेस्ट। तृणमूल ने इस बयान पर तपस पाल से किनारा किया। पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बयान संवेदनहीन। मायावती की पार्टी बीएसपी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी की राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता रद्द की जा सकती है। चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना इनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। लोकसभा चुनाव में मिली हार के चलते बीएसपी, एनसीपी और सीपीआई की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश में बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम ही राष्ट्रीय पार्टियां मानी जाएंगी। नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए लोकसभा की कुल सीटों में से 4 राज्यों में कम से कम 6% वोटों की जरूरत होती है। अगर कोई पार्टी लोकसभा में 11 सीटें जीतती है तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। इस चुनाव में एनसीपी को 6 और सीपीआई को 1 सीट मिली है। वहीं बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान PSLV C-23 का सफल प्रक्षेपण। PSLV C-23 अपने साथ 5 विदेशी उपग्रह को भी अंतरिक्ष में ले गया। सुबह 9:52 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-23 ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। प्रक्षेपण के वक्त वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई के लिए स्पेस सेंटर में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक दिन पहले ही श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर पहुंच गए थे प्रधानमंत्री। PSLV C-23 ने अपने साथ फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और सिंगापुर के उपग्रह को भी अंतरिक्ष में स्थापित किया। PSLV के सफल लॉन्च के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों के सामने सार्क देशों के लिए सैटेलाइट बनाने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सार्क देशों के विकास में भागीदार होना चाहता है। मोदी ने कहा कि सार्क देशों की गरीबी, अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई में और सार्क देशों के युवाओं को मौका देने में विज्ञान के बढ़ते कदम अहम रोल निभा सकते हैं। मैंने आप सामने प्रस्ताव रखा है कि हम एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च करके हमारे सार्क देशों को एक अनमोल नजराना पेश करें ताकि उनके कल्याण में हम भी भागीदार बने। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर में मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में विकास से मानव जाति का कल्याण होगा। PSLV C-23 के सफल प्रक्षेपण पर राजनीतिक पार्टियों ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। देश कहां कितनी दूर जा सकता है ये हमारे साइंटिस्ट हर महीने हर साल हमें बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतना बड़ा उनका जिगरा होना चाहिए। जो पुरानी सरकार थी उसको मुबारकबाद देंगे कि उनकी जो रचनात्मक रीतियां थी उससे इस देश को हम एक स्पेस पावर बनाने में कामयाब हुए हैं। जो इसरो के वैज्ञानिक हैं एक बड़े काम में लगे हैं और उसको अंजाम भी दे रहे हैं। ये भारत के वैज्ञानिकों की एक महान उपलब्धि है और यह कार्य पिछले 15 वर्षों से लगातार चल रहा था। देश भर के वैज्ञानिकों ने भी PSLV के सफल प्रक्षेपण को अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बड़ी उपलब्धि माना है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच में एक और खुलासा। घोटाले के आरोपी नितिन महिंद्रा ने लिया अपने बयान में CM शिवराज सिंह के पूर्व PA प्रेम प्रसाद का नाम। ABP न्यूज को व्यापम घोटाले में आरोपी नितिन महिंद्रा का बयान मिला है। पूछताछ में आरोपी नितिन महिंद्रा ने बताया कि उसे एग्जाम कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी ने प्रेम प्रसाद की बेटी अनीता का नाम और नंबर देकर उसे पास करवाने को कहा था। STF को महिंद्रा के कंप्यूटर हार्ड डिस्क में भी प्रेम प्रसाद का नाम मिला था। प्रेम प्रसाद को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा चुका है। जो कुछ कहूँगा सदन में कहूँगा।
कांग्रेस प्रेम प्रसाद की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। उधर प्रेम प्रसाद को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में मुंबई की अदालत ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने गार्ड सज्जाद मुगल को दोषी करार दिया है। साल 2012 में मुंबई के वडाला इलाके के हिमालयन अपार्टमेंट में पल्लवी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जोर जबरदस्ती करने की कोशिश का विरोध करने के बाद सज्जाद मुगल ने पल्लवी की हत्या कर दी थी। पेशे से वकील और पूर्व राष्ट्रीय तैराक रह चुकी पल्लवी पुरकायस्थ के माता पिता ने दोषी को मौत की सजा देने की मांग की है। कोर्ट 3 जुलाई को पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस के दोषी गार्ड सज्जाद मुगल के खिलाफ सजा का ऐलान करने वाली है। पल्लवी का केस हमारे लिए एक सबक भी है। सबक ये कि क्या हम अपने आसपास के लोगों की पड़ताल करते हैं। गुनाह की दुनिया में अगली खबर वाराणसी से, जहां छात्र नेता की हत्या हो गई। वाराणसी के काशी विद्यापीठ के छात्र नेता अभिषेक सिंह की हत्या। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश में छात्र नेता की हत्या की गई है। वाराणसी के सिद्धिगिरी बाग इलाके में देर रात अज्ञात बदमाशों ने छात्र नेता अभिषेक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस इस हत्या को चुनावी रंजिश मान रही है। बताया जा रहा है कि आगामी छात्र संघ चुनाव में अभिषेक सिंह अध्यक्ष पद का उम्मीदवार था। गाजीपुर का रहने वाला अभिषेक सिंह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में BA सेकंड ईयर का छात्र था। पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए खोजबीन कर रही है। एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके से अनिल दत्त शर्मा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। अनिल दत्त पर कुछ बिल्डरों से RTI लगाने की धमकी देकर पैसा वसूलने का आरोप है। अनिल दत्त के घर से पुलिस ने RTI से जुड़े करीब 50,000 कागजात के साथ लैपटॉप जब्त किया है। 52 साल के अनिल दत्त शर्मा पर आरोप है कि वो RTI कार्यकर्ता बनकर अवैध तरीके से निर्माण करने वाले बिल्डरों को RTI लगाने की धमकी देकर वसूली करता था। एक बिल्डर की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्रांच ने अनिल दत्त शर्मा को 1 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अनिल दत्त खुद को MCD का रिटायर्ड इंजीनियर बताता था। इस मामले में MCD के कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। दिल्ली से आगरा तक का सफर महज 90 मिनट में। ये सपना जल्द ही सच होने वाला है। बुलेट ट्रेन से पहले दौड़ेगी सेमी बुलेट ट्रेन और इसका ट्रायल रन होगा 3 जुलाई को। मोदी सरकार का सपना है बुलेट ट्रेन, लेकिन बुलेट ट्रेन को अमली जामा पहनाने से पहले दिल्ली से आगरा के बीच दौड़ाई जाएगी सेमी बुलेट ट्रेन। 200 किलोमीटर का सफर पूरा होगा सिर्फ 90 मिनट में। रेलवे इसका ट्रायल रन 3 जुलाई को करेगा। इसको 150 से बढ़ाकर 160 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए। इसके लिए हमारा एक कंफर्मेटरी रन होता है जिसमें RDSO की टीम आती है और ये 3 तारीख को ये प्लान किया गया है। तो उस कंफर्मेटरी रन के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें फाइनली हम किस टाइम पे गाड़ी को कितना जल्दी इसको पहुंचा सकते हैं। पहली सेमी बुलेट ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दिल्ली और आगरा के बीच चलेगी। अभी इस रूट पर सबसे तेज ट्रेन भोपाल शताब्दी है, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 126 मिनट में आगरा पहुंचाती है। उम्मीद है कि सेमी बुलेट ट्रेन इस साल नवंबर तक ट्रैक पर आ जाएगी। इराक में बंधक बने 39 भारतीयों की कोई खोज खबर नहीं है। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने कहा कि भारत कोई हनुमान नहीं कि इराक के हालात सीधे सुधार दे। अगर आगे जरूरत पड़ती है फोर्सेस की तो क्या भारत सोच सकता है इस डायरेक्शन में सर? तो भारत कोई हनुमान जी थोड़ी है कि जहां कुछ हो उसमें कूद के चला जाएगा। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। बसरा, नजफ और करबला इन जगह से फ्लाइट्स चल रहे हैं। सो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वी टर्न टू एडिशनल फैसिलिटीज। इराक में गृह युद्ध चल रहा है। कई भारतीय अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जबकि विद्रोहियों ने 39 भारतीयों को बंधक भी बनाया हुआ है। इराक में विद्रोही संगठन ISIS ने किया नए इस्लामिक देश का ऐलान। इराक और सीरिया के कब्जे वाले इलाकों को मिलाकर घोषित किया गया नया देश। इराक में विद्रोहियों ने जो नया देश घोषित किया है उसमें इराक के दियाला प्रांत से लेकर सीरिया के एलेप्पो प्रांत का बड़ा हिस्सा शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ISIS ने अबू अल बगदादी को अपने इस नए मुल्क का खलीफा घोषित किया है। आतंकी संगठन ISIS ने इराक के कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। अब ये संगठन इराक की राजधानी बगदाद की तरफ बढ़ रहा है।
यामा ने आज बाजार में उतारी हैं अपनी FZ सीरीज की 2 नई बाइक्स। पहली है FZS, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी कीमत कंपनी ने 78,250 रुपये तय की है। कंपनी ने इनमें ब्लू कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और ब्लू कोर टेक्नोलॉजी का जो एम्बलम है वो बाइक्स पर एम्बेडेड है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा फुल LCD जो है मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले सिस्टम है पूरा का पूरा। और कंपनी का दावा है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है ब्लू कोर टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से जो माइलेज है बाइक्स का वो 14% बेहतर हो गया है। अगर FZ की बात करें, FZ के वर्जन 2.0 की, तो इसकी कीमत कंपनी ने 76,250 रुपये तय की है। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर का ये शो यहीं पर खत्म होता है। रात 12 बजे फिर लौटेंगे। आपको बता दें कि हमारी नजर इन 3 खबरों पर बनी हुई है। देश में महंगाई और बढ़ी, तेल से लेकर सब्जियां तक महंगी। प्रीति जिंटा ने दिए पुलिस को नए सबूत, नेस्वाडिया से पूछताछ की तैयारी। और फ्रांस और जर्मनी क्या क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे? तो इंतजार कीजिए रात 12 बजे का और बने रहिए ABP न्यूज पर।